नमस्कार, बड़ी खबर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री तवाइत और शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बड़ी खबरों की हम बात करेंगे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है उसकी पहले बात कर लेते हैं। जो किलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, टारगेट किलिंग की हम बात करें जो कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है उसे लेकर देखा जाए तो केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड पर है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। हरियाणा के कई विधायक जो हैं वो रायपुर में बैठे हैं, तो क्या कुछ हलचल है, इस बुलेटिन में हम आपको इस बात की जानकारी भी देंगे। तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव बढ़ा सियासी तनाव। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है। सियासी पारे जो है वो अलग है। पहले बीजेपी और जेजेपी साथ में चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन अब बीजेपी और जेजेपी साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ कसावट नजर आ रही है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर की बात करें और अहम खबर की बात करें तो उत्तराखंड के लिए ये खास खबर है क्योंकि धामी चुनाव जीत चुके हैं। जी हां, धामी ने यहां पर धाकर जीत हासिल की है, इतिहास रचा है। कितने वोटों से जीते हैं, क्या कुछ खास रहा, ये भी हम आपको बताएंगे क्योंकि उत्तराखंड में चंपावत सीट पर उपचुनाव हुए थे क्योंकि धामी विधानसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए ये उपचुनाव हुआ था जिसमें धामी को बड़ी जीत हासिल हुई है। मूसेवाला हत्याकांड, सभी की इस पर नजर टिकी हुई है। एक और सबूत सामने आया है। जी हां, एक और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आए हैं। इससे पहले के सीसीटीवी फुटेज की हम बात करें तो उसमें गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में। छठवीं बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो मानव अंग तस्करी पर खुलासा हुआ है। दिल्ली से टीम पहुंची थी। टीम यहां पर निरीक्षण करती हुई नजर आई। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 5 घंटे तक ये कार्रवाई चली है, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा 7वीं बड़ी और अहम खबर, निजी बस चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जहां पर निजी बस चालक गुंडागर्दी करते हुए देखे गए। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो जम्मू कश्मीर के हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का कड़ा रुख, खुफिया सुरक्षा दायरा और बढ़ाया जाए, ये अमित शाह का कहना है। कश्मीरी गैर कश्मीरी सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, आतंक फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए, ये अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। आपको यह भी बता दें कि जितने भी कश्मीर में जो सरकारी कर्मचारी है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें शिफ्ट किया जाए जम्मू की तरफ। संख्या ज्यादा है, बार बार हाई कमीशन से ये डिमांड की जा रही थी कि जो भी हालात अभी कश्मीर में पैदा हुए हैं उस पर प्रशासनिक कार्रवाई हो, कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की तरफ से वहां के लोगों को मदद मिले। अब इस पर अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाया है। आतंक फैलाने वालों से सख्ती से निपटे, ये अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है। तो बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का कड़ा रुख और ये महत्वपूर्ण बैठक थी। आपको बता दें कश्मीर के जो हालात अभी पैदा हुए हैं, लगातार जिस तरह से हत्या जो हो रही है कश्मीरी पंडितों की, उसे लेकर यहाँ पर अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि आतंक फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी आरती इस वक्त जुड़ी हुई है। आरती, एक तरह से देखा जाए तो जो हालात अभी कश्मीर में पैदा हो गए हैं उस पर अमित शाह ने यह महत्वपूर्ण बैठक की है और उसके बाद उन्होंने काफी सख्त लहजे में यह भी कहा है कि जो भी आतंक फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कुछ समझा जाए इससे? यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा राजश्री की बीते 15 दिन के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बैठक करते हैं जम्मू कश्मीर के हालात पर। यहाँ पर अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो कश्मीर में हालात बिगड़ रखे हैं। 1990 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब आए दिन आतंकी घटनाएं सामने आ रही है और टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि पत्थरबाजी अब उस तरह से देखने को नहीं मिलती, आतंक के खात्मे को लेकर अभियान चलता है, लेकिन जो हालात अब वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के बने हैं वो डरा रखे हैं। अल्पसंख्यकों की तरफ से शुक्रवार तक का टाइम दिया गया था। उन्होंने कहा था हम सामूहिक तौर पर प्लान करेंगे या फिर हमें जम्मू शिफ्ट कर दिया जाए। सुरक्षा के लिहाज से वो चाहते हैं कि जम्मू शिफ्ट किया जाए। इसी बीच आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, आज की जो बैठक रखी उसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल रखे, एनएसए अजीत डोभाल शामिल रखे, तमाम
पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो रखे, खुफिया एजेंसी के आला अधिकारी मौजूद रखे, अर्धसैनिक बलों के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। यानी कि पूरी तरह से चर्चा की गई है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा कश्मीर में, क्योंकि अब सरकार पर सवाल उठ रखे हैं। सवाल न केवल इस बात को लेकर उठ रखे हैं कि अल्पसंख्यकों के हालात अब घाटी में बदल रखे हैं, बल्कि सवाल इस पर भी उठ रखे हैं कि सरकार की तरफ से जो बड़े फैसले लिए गए थे धारा 370 को लेकर, क्या उसके बाद इन हालातों में सरकार जवाबदेह बन रखी है आम लोगों की सुरक्षा को लेकर। तो आज अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी और गैर कश्मीरी, क्योंकि हमने यहाँ पर यह भी देखा कि मजदूरों की भी हत्याएं हुई है जम्मू कश्मीर में जो काम करने के लिए गए थे घाटी में, तो उन्होंने साफ किया कि यहाँ पर सुरक्षा तो तय करनी होगी और कुछ कड़े कदम अब सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, ये उन्होंने सीधा सीधा संकेत दिया है। चलिए आरती, एक छोटा सा सवाल और ये भी कि जिस तरह से जो कश्मीर में लोग काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में लोग काम कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा उन्होंने लगातार प्रदर्शन किए थे और बार बार उनकी ये मांग थी कि उन्हें जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाए, तो क्या उसका भी नतीजा कहा जाए कि इस बैठक में उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने चाहिए? बिल्कुल, इस बैठक में फैसले लिए जाने चाहिए थे और उम्मीद ये थी कि आज की जब ये बैठक खत्म होगी तो कुछ बड़ा ऐलान होगा। लेकिन आप यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह के बयान को समझिए, संकेत सीधा है कि अब सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, क्या कश्मीरी क्या गैर कश्मीरी, यानी कि यहाँ पर काम करने आए तमाम लोग, चाहे वो कश्मीर से जुड़े हुए हैं चाहे वो जम्मू से जुड़े हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर अब कड़े कदम उठाए जाएंगे। और जहां तक आपने बात की सरकारी कर्मचारियों की, जब पिछला एक हत्याकांड हुआ था राहुल भट्ट का, उस दौरान तमाम जो हिंदू संगठन वहां थे, इकट्ठा हुए थे, उन्होंने कहा था या तो हम सामूहिक इस्तीफा दे रखे गए या हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, तभी से ये मांग उठ रखी है। और इसी बीच एक और हत्या सामने आ गई और टारगेट किलिंग के जिस तरह से आंकड़े बढ़ रखे हैं, उसी को लेकर हिंदू संगठनों में वहां पर रहने वाले जो कर्मचारी हैं, काम करते हैं, उनमें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है, भय है और इसीलिए मांग कर रखे हैं जम्मू ट्रांसफर का। अब देखना होगा कि इनकी सुरक्षा को लेकर कौन से बड़े कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल, और ये स्थिति चिंताजनक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बड़े फैसले जो हैं वो अमित शाह की तरफ से लिए गए। उन्होंने तल्ख अंदाज में ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब सख्ती बरती जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव है और कांग्रेस के सभी विधायक रायपुर में है, क्योंकि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका है। वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सभी विधायकों को नसीहत दी है कि विधायक अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर वोट डाले। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो खुद वोट डालेंगे। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई रायपुर नहीं पहुंचे हैं। कुलदीप बिश्नोई की इस नसीहत के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा के पूर्व सीएम के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई और उनके रुतबे के हिसाब से उन्हें कांग्रेस में पद नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पर राजनीति गर्मा गई है और भी क्या कुछ रिएक्शन इस पर मिले आपको सुनवाते हैं। कोई जुटले, जीतेंगे दोनों सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस कंट्रोल है नहीं, कांग्रेस के एमएलए भाग भाग के कह रहे हैं वोट देंगे। वो किसी से कोई सेनापति नहीं है कांग्रेस का। कुलदीप जो है कांग्रेस से सहमत नहीं है। कुलदीप को भजनलाल जी का बेटा है, उसके कद में नहीं रखा जा रहा, उसे नीचा करेंगे कैसे रहेगा। कार्तिकेय शर्मा जी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी पार्टी के 10 विधायकों की तरफ से समर्थन पत्र दिया। उसके बाद कुछ निर्दलीय विधायक भी उनके समर्थन में आए हैं। जहां तक मुझे सूचना है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके समर्थन में बचे हुए विधायकों को डालेगी। कांग्रेस के बहुत सारे लोग, मुझे ये लगता है कि कार्तिकेय जी और उनकी जो मैनेजमेंट टीम है उसके संपर्क में है। कांग्रेस की राज्यसभा के चुनाव में बुरी पराजय होगी। मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं, मगर कम से कम 4 या 5 वोट से कांग्रेस इस चुनाव को हारने जा रही है। और जो पहला प्रत्याशी है सुरेंद्र अपने कृष्ण जो पवार है वो तो डिक्लेयर है। अब चुनाव दूसरे का होने वाला है। और दूसरी भी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, आज़ाद, जेजेपी जो सारे लोग हैं, अभय सिंह जी दूसरा प्रत्याशी का भी चुनाव जीतेंगे। कोई जुटले, जीतेंगे दोनों सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस कंट्रोल है नहीं, कांग्रेस के एमएलए भाग भाग के कह रहे हैं वोट देंगे। वो किसी से कोई सेनापति नहीं है कांग्रेस का। कुलदीप जो है कांग्रेस से सहमत नहीं है। कुलदीप को भजनलाल जी का बेटा है, उसके कद में नहीं रखा जा रहा, उसे नीचा करेंगे कैसे रहेगा। हरियाणा में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने पत्ते खोल रही हैं। अब हरियाणा नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति ने आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए 14 नामों की सूची जारी की है, जिनमें से 9 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी जेजेपी ने नगर निकाय चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी तो बहुत डरी हुई है, वो कहीं छत्तीसगढ़ में कहीं लेकर गई है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सब शेर तो यही हैं, इसलिए एक जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पवार जी, तो सब तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस है ही, और दूसरा हमारा काम मिलकर होगा कांग्रेस को रोकने का। तो निश्चित रूप से जेजेपी बीजेपी राजनीति में ये एक रिवायत ही है कि विपक्षी को रोकना, तो उसमें जो भी संभावनाएं बनेंगी सब तरह से उसमें वो संभावनाएं वो सफलता में बदलें। बताया जा रहा है कि बीजेपी जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श कर ये निर्णय लिया है। ऐसे में 4 नगर परिषदों में से जेजेपी और 14 नगर परिषदों में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अब आपको बता दें कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरा है। कालका से कृष्ण लांबा, कैथल से सुरभि गर्ग, गोहाना से रजनी वीरमानी, जींद से अनुराधा सैनी, फतेहाबाद से राजेंद्र खींची, हांसी से मीनू सेठी, दादरी से बख्शी सैनी, भिवानी से प्रीतिमान, बहादुरगढ़ से सरोज बाला राठी, झज्जर से जिले सिंह सैनी, नारनौल से संगीता यादव, सोहना से अंजू देवी, होडल से राखी, पलवल से डॉक्टर यशपाल। आज नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई किया एसडीएम ऑफिस पर, और हमारा एम जो टारगेट रहेगा बहादुरगढ़ क्षेत्र का विकास करना और उसको प्राथमिकता देना है। बहादुरगढ़ क्षेत्र में जैसा कि आप सभी ने देखा, मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव रहा है। पिछले सालों में जो काम देख रेख और अभाव जो चला था उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए आज ये फॉर्म अप्लाई किया है। हमारा एम रहेगा, टारगेट रहेगा कि आने वाले समय में जैसे ही जनता में आशीर्वाद देती है और जीत कर चेयरपर्सन प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि जब जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हमें उपलब्ध करवा सकें और कोई भी तकलीफ जो जनता को हो रही है उनको महसूस ना हो। हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए मतदान 19 जून को होगा और 22 जून को नतीजे घोषित होंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि अपनी अपनी जीत का दावा करने वाले राजनीतिक दलों में से किसके हाथ जीत लगती है। अनिल मोर, खबरें अभी तक। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फतेहाबाद के पास पंप की तस्वीर देखने को मिली है। संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरें भी सामने आई है। हत्या में शामिल 2 संदिग्ध की तस्वीरें यहां पर देखने को मिली है और इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। तो इसे आप कह सकते हैं कि एक नया सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया है। फतेहाबाद के पास पंप की तस्वीरें सामने आई है जहां पर 2 संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कबूला गया है कि उनकी गैंग ने ही ये मर्डर किया है या इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अब इस पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सबसे पहले आप खबरें अभी तक पर यह तस्वीर देख रहे हैं। फतेहाबाद से संवाददाता जसपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसपाल, ये जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद से आज ये दूसरा सीसीटीवी सामने आया। एक ही बुलेरो गाड़ी है, पहले इसका एक होटल से इसका सीसीटीवी सामने आया था और दूसरा ये पेट्रोल पंप है, वहां से इस बुलेरो गाड़ी के अंदर वो है डीजल डलवाते हुए 2-3 युवक हैं। वो साफ नजर आ रहे हैं कि वो गाड़ी का नंबर वही है जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के अंदर जो करोला गाड़ी के पीछे जो बुलेरो गाड़ी चल रही थी, वही गाड़ी फतेहाबाद में यानी कि 25 और 26 तारीख को यहाँ पर देखी गई है। और इस जो एक बड़ी बात यह है कि इसमें 2 कुख्यात जो बदमाश हैं वो सोनीपत के हैं, पर्वत फौजी हैं, और एक जंटी नाम का जो गैंगस्टर है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। इन जो सीसीटीवी सामने आए इसमें ये सवार होकर और ये पंजाब की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की अगर हम बात करें तो हरियाणा से कनेक्शन तो इसका देखने को मिला ही था, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरह से ये फुटेजेस सामने आ रहे हैं उस पर किस तरह का आधिकारिक बयान? देखिए, आधिकारिक बयान इस पर जो है फतेहाबाद की लोकल पुलिस का कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोकल पुलिस जो है पंजाब पुलिस का
सहयोग कर रही है। तो पंजाब पुलिस लगातार, क्योंकि फतेहाबाद जो है पंजाब के साथ सटा हुआ है, तो यहाँ से हर रोज जो है पंजाब की पुलिस है वो यहाँ आ रही है और सीसीटीवी जो है वो देख रही है, जांच भी कर रही है। लेकिन अभी ये नया सीसीटीवी है वो सामने आया है, तो इस सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो साजिश है मूसेवाला हत्याकांड की जो साजिश है वो फतेहाबाद से जो है वो रची हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये जांच का विषय है। पुलिस जो है पंजाब पुलिस वो है वो जांच कर रही है, तब उसके बाद पता लग पाएगा कि आखिर में फतेहाबाद से इसका कनेक्शन क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर मानव अंगों की तस्करी के मामले में गोहाना के एक निजी हॉस्पिटल में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। अब दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में करीब 5 से 6 घंटे तक ये कार्रवाई चली है। देखिए रिपोर्ट। पैसे के लालच में लोग कोई भी हद पार कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सोनीपत जिले के गोहाना में, जहां मानव अंगों की तस्करी कर मोटा पैसा कमाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी भनक दिल्ली पुलिस को लगी तो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर फौरन निजी हॉस्पिटल में रेड कर दी गई। दरअसल दिल्ली के रहने वाले एक शख्स से की पुलिस को शिकायत मिली थी कि गोहाना में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चलता है। किडनी बदलने के नाम पर लाखों रुपए लोगों से ऐंठे जाते हैं। इसी सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल में रेड मारी। करीब 5 से 6 घंटे तक रेड चली, जिसके बाद मौके से भारी मात्रा में सबूत इकट्ठे कर पुलिस अपने साथ ले गई। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने दिल्ली से आई टीम को सुरक्षा मुहैया करवाई। जानकारी के मुताबिक थोड़ी सी जगह में बने इस छोटे से हॉस्पिटल में मानव अंग तस्करी का काम 1.5 साल से चल रहा था। लगभग सर ये 2 साल पहले ओपन हुआ था मेडिकल, और जब कोरोना की सेकंड लहर आई ना, तब इसने इसके अंदर बदलाव करे, और उन बदलावों के बाद तब से ये पहले तो दिन में वो खुलता था सर, फिर ये रात को खुलने लग गया 1.5 साल से, और 1.5 साल से यही चल रहा था इसके अंदर। सर हमने देखा 10 बजे से कई गाड़ियां पुलिस की आई हुई थी यहाँ। कई बार रात को गतिविधियां चल रही थी जैसे इनकी जो भी है, तो उसमें सभी को डाउट तो था ही सर। फिर लेकिन आज कन्फर्म तब हुआ तब ये पुलिस वगैरह आई, तो उनसे पता चला भी यहाँ जुगर भाई ये किडनी वगैरह निकाल रहे थे, तो इस करके सारी भीड़ बहुत हो रही थी। तो वही इस डॉक्टर का बिहेवियर भी कुछ ठीक सा नहीं था ना, तो किसी के साथ इतना ज़्यादा बोलचाल थी, राम रमी थी कुछ। गोहाना सिटी थाना पुलिस में तैनात एएसआई प्रदीप की माने तो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। ऐसे में 2 लोगों को भी दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है। बहुत खास थाने से पुलिस टीम आई थी मानव अंग तस्करी के मामले में तफ्तीश करने के लिए, जो यहाँ पे सिटी थाने में इमदाद के लिए आई थी, जिनको पुलिस इमदाद उपलब्ध कराई गई थी, जिन्होंने श्री रामचंद्रा हॉस्पिटल है पानीपत रोड गोहाना पर, वहाँ पर अपनी तफ्तीश की थी, और वहाँ से जो भी इंस्ट्रूमेंट है मानव तस्करी के वो लेके गए हैं, और 2 बंदे तब पूछताछ के लिए लेकर के गए हैं। हालांकि इस मामले में क्या सच्चाई निकल कर आती है, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर कब से यहाँ पर ये काला धंधा चल रहा था। नितिन दिल, गोहाना, खबरें अभी तक। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, जो फतेहाबाद से है, जहां पर निजी बस चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बस स्टैंड परिसर में सरेआम ये गुंडागर्दी देखने को मिली है। बस स्टैंड पर बैठे अड्डा इंचार्ज के साथ यहां पर मारपीट की गई है, जिन्हें गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब ये मारपीट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है। पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। तो बेलगाम वारदात और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर निजी बस चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। मारपीट करते हुए नजर आए यहाँ पर निजी बस चालक, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है, आप देख सकते हैं। फतेहाबाद की तस्वीर है, बस स्टैंड परिसर में निजी बस चालकों ने यहाँ पर गुंडागर्दी की है। इंचार्ज को यहाँ पर मारा है और इंचार्ज की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव जीत लिया है। सीएम धामी ने कांग्रेस की निर्मला गैतोड़ी को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी बीजेपी उम्मीदवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने टिक ही नहीं पाई। देखिए रिपोर्ट। पिंडा
नाचते गाते लोगों को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ सीएम धामी की एक तरफा जीत हुई है। इस जीत के बाद यहाँ हर कोई नाचता गाता दिखाई दे रहा है। चंपावत उपचुनाव का नतीजा आने के बाद मंत्री से लेकर कार्यकर्ता सब खुशी मनाते दिख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री सभी खुश हैं और झूमते दिख रहे हैं। इस विधानसभा सीट का चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन बीजेपी और खासकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए यह अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव से सीएम धामी की रिकॉर्ड तोड़ जीत से बीजेपी में खुशी की लहर। कार्यकर्ता अपनी खुशी नाच गाकर जता रहे हैं, तो वहीं अपनी प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत के मुख्य बाजार में जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने चंपावत के लोगों को इस बड़ी जीत के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये चंपावत की जीत है और विकास कार्यों के जरिए लोगों का आशीर्वाद लौटाने की कोशिश करूंगा। दान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं। आदरणीय कैलाश के इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ के एक उनकी अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर सीएम ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं जीत के लिए सीएम धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और ट्वीट कर लिखा कि सीएम धामी को चंपावत से रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई। मुझे विश्वास है कि वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे। वहीं जीत के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सीएम को बधाई देते हुए जनता का आभार जताया। चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहां की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से प्रचंड जीत हासिल की है। चंपावत उपचुनाव में धामी की ऐतिहासिक जीत रही। हालांकि सीएम धामी की जीत पहले से तय मानी जा रही थी। सीएम धामी के चुनाव जीतने की घोषणा होते ही चंपावत से देहरादून तक मंत्रियों, विधायकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। तो जो आज रिजल्ट निकला है, जनपद चंपावत विधानसभा की देशभर जनता को विशेष धन्यवाद दूंगा, जिस हिसाब से उनने माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष में एक तरफा मतदान किया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज दिलाई है। इसके लिए इनको अपने देशतुल्य मतदाताओं को, यहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा और इनने जो आज विकास की आस में मतदान किया है, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर खरा उतरेंगे और यहाँ का चौमुखी विकास होगा। इन्हीं आशाओं के अनुरूप इनने मतदान किया है। आपको बता दें कि 10 मार्च 2022 को आए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में सीएम धामी को उनकी पारंपरिक सीट खटीमा से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने धामी के नेतृत्व पर ही भरोसा जताया और उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा चुना। बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री बने धामी के लिए 6 महीने के अंदर किसी विधानसभा सीट से जीत हासिल करना जरूरी था। काफी मंथन के बाद चंपावत सीट चुनी गई। चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी। 31 मई को यहाँ उपचुनाव हुए और 3 जून को धामी ने प्रचंड जीत हासिल कर अपनी कुर्सी बचा ली। एहसान अंसारी, चंपावत, खबर अभी तक। चलो एक बार फिर बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फतेहाबाद के पास पंप की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके सीसीटीवी फुटेज देखने को मिल रही हैं। संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी में हत्या में शामिल 2 संदिग्ध की तस्वीरें भी यहां पर नजर आ रही है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आई है और दोनों ही संदिग्ध बताए जा रहे हैं और ये खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, फतेहाबाद के पास पंप की तस्वीरें देखने को मिल रही है और 2 संदिग्ध यहां पर नजर भी आ रहे हैं।
तो संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरें यहां पर सामने आई है। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, एक के बाद एक अपडेट इस पर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंग वॉर की तस्वीरें भी सामने आ सकती है, ये भी आशंका जताई जा रही है। उससे पहले पुलिस जांच कर रही है। अगर हम बात करें हरियाणा पुलिस की और पंजाब पुलिस की, तो आपसी साझेदारी के साथ इस केस पर जांच की जा रही है। और कहीं ना कहीं फतेहाबाद पुलिस की अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस की मदद करती हुई नजर आ रही है। मूसेवाला की हत्या में शामिल आरोपियों की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है, संदिग्ध बताए जा रहे हैं। चलो इसी के साथ ही बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।